हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं हूँ अरुणा चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट फर्स्ट लेवल को। सी टेट फर्स्ट लेवल यानी कि 1 to 5th को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे सीडीपी के प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चन रहेंगे। और इसी के साथ आपको 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर बना है वो आपको लास्ट में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड लेवल को डिस्कस किया था, आज हम फर्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन होते क्या है कि जैसे बच्चा ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, उसके गुणों में वृद्धि हो रही है, उसके शरीर में वृद्धि हो रही है, तो वो किसका परिणाम है, आपको ये बताना है। तो विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, या फिर विकासात्मक परिवर्तन मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो विकासात्मक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणात्मक परिणाम होता है, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास। ठीक है, तो बच्चा किसी न किसी मतलब हेरिडिटी से, जैसे उसने जन्म लिया है और जिस इन्वायरमेंट में रहकर वो बड़ा होता है, पलता फूलता है, तो वहां से जो भी गुण उसमें विकसित होते हैं या फिर उसका शरीर जितना भी बढ़ता है, ग्रोथ करता है, तो उसे हम बच्चे का विकास कहते हैं। और विकासात्मक परिवर्तन की बात करें तो जैसे ऑप्शन नंबर ए है, तो विकास क्या होता है कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि विकासात्मक परिवर्तन एक मिला जुला रूप है किसका, हेरिडिटी और किसका, पर्यावरण का। दूसरा है ये सिर्फ मध्यकाल तक बहुत तेजी से गति से होते हैं फिर रुक जाते हैं। विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है, ये रुकता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो विकास होता है वो रैखिक नहीं, कैसे चलता है, वर्तुलाकार गति से चलता है। वर्तुलाकार गति से बच्चे का विकास होता है, यानी कि स्पाइरल इसकी स्पीड होती है, लीनियर नहीं होती है, रेखिक नहीं होती है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि फिल इन द ब्लैंक्स में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आपका मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती है, और वह दूसरा कौन सा कार्य है जिसमें आपकी फाइन स्किल्स इन्वॉल्व होती है। फाइन स्किल्स और मोटर स्किल्स को एक बार समझ लेते हैं। अगर हम मोटर स्किल्स की बात करें, मोटर की बात करें, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर स्थूल, जिसे हम कह रहे हैं स्थूल, और यहाँ पर अगर फाइन की बात करें जिसे हम कह रहे हैं सूक्ष्म। ठीक है, तो स्थूल में तो बच्चे का पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है किसी भी क्रिया को करने के लिए, जिसमें चलना, उठना, बैठना, कूदना, ये सब, भागना, ये सब एक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन सूक्ष्म जो होता है, जिसमें हमारे हाथ और हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो हाथ और हाथों की उंगली कलाई का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो बच्चा सूक्ष्म जो है गति को कर रहा है, फाइन स्किल्स को कर रहा है। ठीक है, ये आप बात समझ गए होंगे। तो अगर हम स्थूल की बात करें तो स्थूल यहाँ पर कौन सा है, भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का एक उदाहरण है, जबकि चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी निचोड़ने में हाथों का यूज होता है और चलने में पूरे शरीर का यूज होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि निचोड़ने को हम सूक्ष्म कहेंगे और चलने में हम स्थूल यानी कि जो है मोटर स्किल्स को कहेंगे। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगर पकड़ने की बात करें तो ये भी सूक्ष्म है, क्योंकि ये क्या है, ये हाथों के माध्यम से होने वाली क्रिया है, तो हम इसे पहले नहीं रख सकते। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। और चढ़ने में पूरे शरीर का यूज होता है, तो हम इसे स्थूल के अंतर्गत रखेंगे। अगर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना है तो ये भी एक सूक्ष्म गति है, ये भी एक फाइन स्किल्स है। ठीक, आड़ी तिरछी रेखाएं आप हाथों के माध्यम से बनाते हैं, उंगलियों के माध्यम से बनाते हैं। ताली बजाना, ये भी क्या है, ताली बजाने में आप पूरे हाथ का यूज करते हैं, पूरे हाथ का। ठीक है, तो जो आपका क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई, तो आंसर आपको मिल गया होगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्या अवस्था में होगी।
इनमें से कौन सी बच्ची आपको मध्य बाल्यावस्था में होगी, ये आपको बताना है, यानी कि उसकी कैसी विशेषता होती है मध्य बाल्यावस्था की, आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बाल्यावस्था के पीरियड की बात करें तो 3 से 12 वर्ष होता है, 3 से 12 वर्ष होता है। अगर हम पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड की बात करें तो जिसका पीरियड होता है 3 से 6 वर्ष। अगर हम पोस्ट चाइल्डहुड की बात करें तो जिसका पीरियड होता है 6 से 12। ठीक है, लेकिन अगर हम मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो जिसका पीरियड होता है 6 से 11। तो आपको ये बताना है कि मध्य बाल्य, अगर बाल्यावस्था की आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए पहली तो बात। दूसरी बात, यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था से पूछ लिया गया है तो बच्ची की उम्र कितनी है, 6 से 11 वर्ष है। अगर 6 से 11 वर्ष है तो क्या वो बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया है, नकल करना शुरू किया है, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि अभी वो 2 या 3 साल का है। ठीक है। दूसरा है कि एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है। अमूर्त विचार जो है इस अवस्था की बच्ची नहीं कर पाती, अगर वो 11 वर्ष से ऊपर की होती तो वो कर पाती। ठीक है, तो अभी तो बच्ची 6 से 11 वर्ष की अवस्था में तो अभी वो नहीं कर पाएगी। ठीक, तो ये भी विशेषता नहीं हो सकती। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, इस उम्र के बच्चे सकारात्मक खेल यानी कि कोऑपरेटिव गेम में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, बात करें कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। हाँ, सही बात है, यहाँ पर बच्चे के पास में तर्क आ जाता है, वो तर्क करने लगता है और वो जितनी भी भौतिक राशि है, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे भार हो, चाहे आयतन हो, ठीक है, तो वो सबका मान समझने लगती है और ये समझने लगती है कि अगर किसी वस्तु का हम स्थान चेंज कर दे, अगर किसी वस्तु का हम जो है आकार बदल दे तो उसका द्रव्यमान सेम रहेगा, तो ये जो संरक्षण है वो समझने लगती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन आया है आपका कहाँ से, आपके जो सामाजिकरण की मतलब सामाजिक जो करण होता है, सोशलाइजेशन जो होता है, वहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनकी जो प्रथम पाठशाला है सामाजिकरण की, तो वो परिवार ही होता है और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, एकदम सही बात है। दूसरा है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। देखिए, द्वितीय अभिकारक ये नहीं है, ये कैसा अभिकारक होता है, ये प्राथमिक अभिकारक होता है, तो हम इसे प्रथम नंबर पर रखते हैं। ठीक है, द्वितीय अभिकारक में क्या आ जाता है, द्वितीय अभिकारक में दोस्त आते हैं, विद्यालय आता है, अन्य बिल्डिंग संस्थाएं आती हैं, तो हम इसे द्वितीय में नहीं रखते, हम इसे प्राथमिक में रखते हैं। तो हमें अभी क्या सही हुआ है, अभिकथन ए सही हुआ है और आर यहाँ पर गलत हो गया है, तो ए सही है और आर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलान सही है। आपको सही बताना है कि इसमें सही कौन सा है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, शैशव अवस्था में, इन्फेंसी पीरियड में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। तो बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है तो वो कितना होता है, जन्म से 2 वर्ष की उसकी अवस्था होती है, तो उसके पास कोई भी तर्क नहीं होता है, कोई भी तर्क नहीं होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक निगमनात्मक अर्थात डिडक्टिव थिंकिंग, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे के पास में निगमनात्मक नहीं प्रतीकात्मक थिंकिंग आती है, जिसे हम सिंबल थिंकिंग बोलते हैं। ठीक, एंड इसमें तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण सीख पाता है, कर पाता है। ठीक है, तो ये मिलान एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष और बच्चा कंजर्वेशन को समझ जाता है। बच्चा जितने भी भौतिक
मूल्य होते हैं, चाहे वो भार हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, तो या फिर राशि हो, जितनी भौतिक राशि है, उन सबके मान को, उन सबके मूल्यों को समझ जाता है कि अगर हम इनका स्थान चेंज कर दें तो किसी वस्तु का द्रव्यमान या फिर भार में परिवर्तन नहीं आता है। तो ये बातें बच्चा समझने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है युग्म है सही है। और लास्ट है इसमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, अमूर्त संक्रियात्मक यानी कि जो 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है, अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल स्टेज जिसे हम कहते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर कल्पनात्मक खेल तो सही है, लेकिन अनुकरण जो इमिटेशन होता है, इमिटेशन के माध्यम से तो बच्चा शैशव अवस्था में सीखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी किसने, पियाजे ने, तो उनके अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्वयं व पर्यावरण के बीच जो बैलेंस करने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साम्यीकरण, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता क्या है बेसिकली। अगर हम देखें तो पियाजे कहता है कि बच्चा जैसे किसी पर्यावरण में बड़ा हो रहा है, तो वो जो उस पर्यावरण से घिरा हुआ है और उन वस्तुओं को सीख रहा है, उस पर्यावरण के अनुसार अपने आप को जो ढाल रहा है, तो वो होता है एडेप्टेशन। ठीक है, वो होता है क्या, एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन जब बच्चा किसी पर्यावरण में रहकर उस व्यवहार के अंतर्गत ढल रहा है, मतलब वहां पर चीजें सीख रहा है, तो वहां पर दो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पहला होता है एजिमिलेशन। एजिमिलेशन, एजिमिलेशन जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, हम इसे समावेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, समावेशन कहेंगे, या फिर आत्मसातकरण कहेंगे, या फिर आत्मसातकरण कहेंगे। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन जिसे हम कहेंगे समायोजन, जिसे हम कहेंगे समायोजन। तो जब बच्चा किसी वातावरण में रहकर चीजों को सीख रहा है, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ढाल रहा है, जिसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो एडेप्टेशन के जो दो सब स्टेज होती है, यानी कि इसी के अंतर्गत जो बच्चा ज्ञान अर्जित करता है, जो बच्चा ज्ञान अर्जित करता है, जिसे हम कहेंगे ज्ञान अर्जित करने को, या फिर उसके ज्ञान को हम स्कीमा कहेंगे, कि वो जो सीख रहा है, वो जो सीख रहा है चीजों को, तो उससे उसका स्कीमा निर्मित होता चला जा रहा है, उसका ज्ञान का निर्माण होता चला जा रहा है। ठीक है, तो जब ज्ञान का निर्माण होता है, तो उस ज्ञान के निर्माण में जब वो नई वस्तुएं, नई चीजें सीखता है, नई चीजें सीखता है, या फिर नया ज्ञान अर्जित करता है, तो वो कहलाएगा एजिमिलेशन। और जो ज्ञान उसने सीखा है, उसमें जब वो सुधार करता है, उसे मतलब आगे उसमें परिवर्तन करता है, उसमें परिवर्तन करता है या फिर सुधार करता है, उसे कहते हैं हम एकोमोडेशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिसबैलेंस को मतलब बैलेंस करने का प्रोसेस होता है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करने का प्रोसेस होता है, उसे ही हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन या फिर साम्यीकरण। उसे ही हम कहते हैं साम्यीकरण, इक्विलिब्रेशन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे कोई बच्चा है और वो किसी वातावरण में रह रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें सीखता है, वो वहां पर चीजें सीखता है और उसके ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण में क्या होता है, जैसे आपका ज्ञान का निर्माण कब होगा, जब आप नई नई चीजें सीखोगे। ठीक है, जब आप नई नई चीजें सीखोगे, आपके मस्तिष्क में नई नई चीजों का निर्माण होता चला जाएगा, नए ज्ञान का निर्माण होता चला जाएगा। और साथ ही साथ वो ज्ञान कितना सटीक है, कितना सही है, ये भी जरूरी है। अगर वो गलत है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप चीजों को सुधारते हैं, अपनी जानकारी को ठीक करते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान को परिवर्तित करते हैं, तो वो कहलाता है अकोमोडेशन। ठीक, तो ये सब प्रोसेस आपके कहाँ चल रहा है, आपके ज्ञान में। और ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है, मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में जो कभी कभी इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो डिसबैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने का जो प्रोसेस है,
जो क्रिया है वो सामयिकरण कहलाता है, जिसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सामयिकरण। चलिए नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी को दिया था, तो उनका विचार यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। वाइगोत्स्की के ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये कथन यहाँ पर इनका बिल्कुल सही है। दूसरा है, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। बिल्कुल नहीं, इन्होंने कोरा कागज के रूप में नहीं देखा है, इन्होंने भी जन्मजात क्षमताओं पर जोर दिया है। ठीक है। तीसरा है कि वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ये कथन इनका नहीं है, ये कथन है किसका, ये विचार किसका है, ये विचार पियाजे का हो। पियाजे ने भी ये कहा है कि बच्चे बड़ों की अगर तुलना उनसे की जाए तो मात्रात्मक रूप से तो वो बराबर सीखते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न रूप से सीखते हैं। ठीक है, मतलब सोचते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, ऐसा नहीं है, इन्होंने बच्चों को बहुत प्रायोरिटी दी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग-जो पहेली बनाने में मदद करती है। इशारे व संकेतों के माध्यम से। जैसे कि कोई बच्ची है सॉरी, जैसे कोई बच्ची है, कोई संरचना डायग्राम कुछ भी बना रही है, ब्लॉक से खेल रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि वो जिग-जो पहेली बना रही है। ठीक है, जिग-जो पहेली बना रही है और जिग-जो पहेली बनाने के दौरान वो कहीं पर जो है अटक जाती है, तो उसे मदद की जरूरत है। मदद यहाँ पर कौन कर रही है, शिक्षिका कर रही है। क्या करके, वो उसे इशारे कर रही है या फिर संकेत कर रही है। ठीक है, ये इसको इसको यहाँ ऐड करना है या फिर जो है किस तरीके से, मतलब पहेली को सुलझाने में जो है वो मदद कर रही है। ठीक, उसको पहेली को बनाने में मदद कर रही है। तो ये जो इस प्रकार से संकेत हुए या फिर जो है इशारे हुए, वो अपने आप में क्या है, अपने आप में उस बच्चे को वो इसके फोल्ड कर रही है, जिसे हम पाड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसे हम इसके फोल्डिंग भी बोल देते हैं, जिसे हम पाड़ भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये होता क्या है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, कोई बच्चा, हमने उसको बोला कि ABCD लिखो, ABCD लिखो और जेड तक आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन बच्चा क्या किया, बच्चे ने सिर्फ L तक जो है वो ABCD को लिख पाया, उसके आगे वो भूल गया। ठीक है, उसके आगे वो भूल गया। तो एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड्स, एज ए सपोर्टर, आप कोई भी इसके फोल्डर हो, यहाँ पर हो सकता है, मदद देने वाला कोई भी हो सकता है। तो आप क्या करो कि उसकी हेल्प कर दो और उसको जेड तक ABCD कंप्लीट करा दो। ठीक, तो यहाँ पर जो उसका वास्तविक परफॉर्मेंस था अभी तक, सिर्फ वो जो यहाँ तक, मतलब उसका जो वास्तविक यहाँ तक का जो अपने आप से वो कर पाई, उसे हम वास्तविक परफॉर्मेंस कहते हैं, है ना। लेकिन हमें पता है कि वो जेड तक भी लिख लेगी, जिसे हम कहेंगे कि संभावित स्तर, जो उसका संभावित स्तर कहलाएगा। हमें पता है कि हमें इसको एक संभावित स्तर तक हम इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसने यहाँ तक लिख लिया है तो आगे ये यहाँ तक भी लिख लेगी, लेकिन हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप मदद करते हैं तो वो एक इशारे के माध्यम से, एक संकेत के माध्यम से, किसी चित्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप मदद करते हैं, तो वो जो मदद आपने की है, वो जो मदद आपने यहाँ पर की है, तो वही क्या कहलाता है, वो पाड़ कहलाता है। पाड़ दैट मीन्स सहारा देना, दैट मीन्स सहारा देना, या फिर जिसे हम कहते हैं इसके फोल्डिंग, जिसे हम कहते हैं इसके फोल्डिंग। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये जो मदद है, ये जो मदद है वही क्या कहलाएगा, पार्ट या फिर इसके फोल्डिंग कहलाएगा। ठीक, समझ गए। और फिर एक क्वेश्चन यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जो आता है इसी के जो है थ्योरी से, जेडपीडी। फिर जेडपीडी क्या है, जेडपीडी इन दोनों के बीच का अंतर होता है, यानी कि जो उसका वास्तविक स्तर है और जो उसका संभावित स्तर है, इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेडपीडी कहते हैं, संयुक्त विकास का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, यहाँ से इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों के दोनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। अभिकथन है, एक बाल केंद्रित कक्षा
व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। दूसरा है बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो देखिए, अगर एक बाल केंद्रित कक्षा है तो व्यक्तिवादी वो बिल्कुल नहीं होगी, वो तो स्वतंत्र होगी, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, वो सभी बच्चों के लिए होगी, तो वो स्वतंत्र होती है। दूसरा, यहाँ पर वो कठोर या संरचित पाठ्यक्रम उसका नहीं होगा, उसका पाठ्यक्रम होगा लचीला। यहाँ पर है कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। शिक्षक को तानाशाह और नियंत्रक नहीं होना है, शिक्षक को परामर्शदाता होना है, शिक्षक को है एक सहायता देने वाले के रूप में होना है, सहायक के रूप में होना है, एक निर्देशक के रूप में होना है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे, तो दोनों ही हमारे ऑप्शन गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव लर्निंग की आपको विशेषता बतानी है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, और ऐसी कक्षा में क्या होता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि शिक्षिका अगर पूरी तरह कक्षा को नियंत्रित करेगी तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो प्रगतिशील कक्षा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका का नहीं, बच्चों का कंट्रोल होना चाहिए, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम नहीं पूर्णतः होनी चाहिए, और समय सारणी को के बैठने की व्यवस्था तय नहीं होनी चाहिए, उसे लचीला होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 10 हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमृत कहता है, अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते। यहाँ पर बच्चा पूर्व पारंपरिक तर्क नहीं दे रहा है, पारंपरिक तर्क के अनुसार सोच रहा है। पहली बात तो ये है, क्योंकि हम लॉरेंस कोहरबर्ग की थ्योरी में नैतिकता के 3 स्तरों को पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से एक है पूर्व पारंपरिक, जिसमें से एक है पूर्व पारंपरिक, एक है पारंपरिक, और दूसरा है उत्तर पारंपरिक। ठीक है, उत्तर पारंपरिक। ठीक, तो यहाँ पर तो बच्चा जैसा उसको बोल दिया जाता है, जैसा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, उसी को एज इट इज मान लेता है, और उसको लगता है कि नियम बदले नहीं जा सकते। यानी कि चोरी करना पाप है तो वो पाप ही है, ठीक है, वो चोरी नहीं करेगा, वो रूल्स को नहीं तोड़ेगा, तो नियम नहीं बदले जा सकते, रूल्स को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन दूसरे स्तर पर बच्चा समझ जाता है कि रूल्स को तोड़ा जा सकता है, नियमों को बदला जा सकता है, ठीक है, जरूरतों के हिसाब से। और तीसरा स्तर ये होता है कि नियम वही सही है, नियम वही सही है जो अपने हित में है, इसलिए बच्चा अपने नियम खुद बनाने लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। यानी कि वो कानून की व्यवस्था को भी बनाए रखने की बात कर रहा है, ठीक है, और अपने हित की बात भी कर रहा है। लॉरेंस कोहरबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? अगर हम पहले की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस में आता है? जो है पूर्व पारंपरिक स्तर में आता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास किस में आता है? पारंपरिक स्तर में आता है। ठीक, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, क्योंकि इसके 3 स्तर है, 6 इसकी स्टेज है, तो ये स्टेज का ऑप्शन इन्होंने आपको दे दिया है, स्तर का जो है ऑप्शन आपको नहीं दिया है। तो ये जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है ये इसकी सब स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो स्टेज के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। क्यों? क्योंकि ये पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखने की बात कर रहा है और अपने हित की भी बात कर रहा है। यहाँ पर बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की बात नहीं करता है, इसके यहाँ पर बच्चा जो उसके हित में है उसी को वो सही मानता है और वही उसी के अकॉर्डिंग नियम को मानता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में
हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने पहले 8 प्रकार की बुद्धि, बाद में एक और प्रकार की बुद्धि को बाद में ऐड कर दिया था। तो इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि सिद्धांत में क्या कहा है कि बुद्धि के व्यक्तियों, किस प्रकार की बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान यानी कि अपने आप से उसको मतलब है, दूसरों से नहीं है, अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होते हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अपनी पहचान की बात हो रही है, अपने जीवन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, अपने प्रति संवेदनशीलता के बारे में बात हो रही है, तो इस प्रकार की विशेषता किस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति में पाई जाती है? भाषाई, लिंग्विस्टिक में, यानी कि वो जो ज्यादा बोलते हैं, या फिर प्रकृतिवादी, जो प्रकृति से संबंधित प्रकृति से प्यार करने वाले होते हैं, जैसे पर्यावरणविद है, जैसे पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट लोग होते हैं, इस प्रकार के, या फिर अंतर्व्यक्तिक या फिर अंतःव्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, और अंतःव्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पर्सनल में क्या अंतर होता है? जो व्यक्ति सिर्फ अपनी पहचान और अपने संबंधित बात करे, अपनी कौशलों को बढ़ाने में, अपनी चीजों को सुधारने की बात करे, अपने ऊपर चिंतन मनन करे, तो वो होता है कैसी पर्सनालिटी का, कैसी बुद्धि का? अंतःव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरों की दुख सुख की बात करे, दूसरों को जानने की बात करे, दूसरों को समझाने की बात करे, दूसरों के बारे में चिंता करे, जब बात दूसरों की आती है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि, इस प्रकार के व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होती है? इंटरपर्सनल होती है। इंटर मतलब दूसरों से संबंधित, ठीक है, या फिर अपने के अलावा अन्य बहुत सी चीजों से संबंधित, ठीक है। तो अंतर व्यक्तिक हम उसे कहेंगे इंटरपर्सनल, ठीक। ये बात समझ गए आप? तो यहाँ पर अपने पहचान की बात हो रही थी, जैसे एक बच्चा है, अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए वो और मेहनत कर रहा है, और तो वो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है? क्योंकि यहाँ पर अपनी बात हो रही है, ठीक है, अपने ऊपर वो काम कर रहा है, अपने स्किल्स को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसमें इंट्रापर्सनल जो है इंटेलिजेंस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जब लड़की और लड़कों के लिए भूमिकाएं अलग अलग कर दी जाए कि ये काम लड़की का है, ये काम लड़के का है, ये ड्रेस लड़की की है, ये ड्रेस लड़के की है, जब इस तरह की बात की जाए, तो वो कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता। क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता एक प्रकार का विचार है, एक प्रकार की सोच है, जो समाज के द्वारा निर्मित है, जो समाज के द्वारा निर्मित है, ठीक है। समाज में 2 प्रकार की विचारधारा जो है चलती है, जैसे अगर लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, ये डिसाइड होता है, जिसे हम कहते हैं लिंग लिंग संरचना, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी तरफ होता है जेंडर, ये दूसरा विषय हो गया, ठीक है। ये दूसरे मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया, हम इसी मतलब ये वो हो जाएगा, इससे हटकर हो जाएगा, अभी हम जो है इसी को क्लियर करते हैं। तो जब बात होती है यहाँ पर भूमिकाओं की, जब बात होती है भूमिकाओं की कि ये चीज लड़के के लिए है, ये काम लड़की के लिए है, ये काम लड़के के लिए है, तो वो जो जेंडर भूमिकाएं होती है जिसे समाज निर्धारित करता है, जो एक प्रकार की सोच कहलाती है, तो हम उसे जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक जटिल विचार, एक गढ़ा हुआ विचार, एक थोपा हुआ विचार जिसे हम बोलते हैं, तो ये कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? जब एक कक्षा है, उसमें अलग अलग संस्कृति की, अलग भाषा, अलग पृष्ठभूमि, अलग आर्थिक स्थिति, सब प्रकार के बच्चे अलग आते हैं, तो हमें क्या करना होगा? मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर विभिन्नताओं को अभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। यानी कि अगर हम अलग संस्कृति, अलग भाषा के बच्चे आ रहे हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के होंगे, तो सीधी सी बात है, उनमें जो विभिन्नताएं हैं उनको हम अभाव के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि एक अवसर के रूप में देखेंगे। एक अवसर के रूप में जो है, एक संसाधन के रूप में हमें उनको देखना
चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्हें हम मानकीकृत और कठोर पाठ्यचर्या से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं। तो हमें अपनी पाठ्यचर्या कैसी रखनी है? लचीली रखनी है। कैसी रखनी है? लचीली रखनी है। प्रत्यक्ष और निर्देश के तरीकों का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग करना है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा नहीं देना है। अगर हम ऐसा देंगे तो ये नकारात्मक माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़े तो उसमें एक पक्ष बच्चों के लिए शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन भी रखा गया है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। क्या शैक्षणिक वर्ष में एक बार ही ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, या फिर निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, या फिर योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम मूल्यांकन की बात करें, जैसे हम उन्हें पढ़ाते हैं तो साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उनको कितना समझ में आया है, उनकी जांच भी होनी चाहिए। तो हम सिर्फ वर्ष में एक ही बार उसकी जो है परीक्षा लेंगे तो ये योगात्मक मूल्यांकन माना जाएगा, जो कि गलत होता है। हमें तो कैसा लेना है? सतत मूल्यांकन। हमें तो सतत मूल्यांकन, उनका लगातार मूल्यांकन करना है। ठीक है। दूसरा है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ाया 1 वीक, सेकंड 1 वीक, 2 वीक्स, 1 डे, जैसा भी हमने बच्चों को पढ़ाया। साथ साथ में अगर हम एक फिक्स टाइम के बाद में अगर सतत रूप से उनका मूल्यांकन करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक मतलब अपने आप में क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। तीसरा है कि सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। और लास्ट है कि योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों को रैंक कभी नहीं देनी चाहिए, इससे जो कम रैंक वाले बच्चे होते हैं उनमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है, मन में एक अलग गलत जो है भाव उत्पन्न हो जाता है, खासकर उन बच्चों के प्रति जो ज्यादा कक्षा में होशियार होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, समावेशी शिक्षा से, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या आवश्यक है। अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को देखें तो इसकी विचारधारा होती है सबको समान रूप से देखना, सबको एक धारा से जोड़ना। ठीक है, तो विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर सम्मोहन या फिर व्यक्तिगत भेदों को ध्यान और सम्मान। व्यक्तिगत मतभेदों को मतलब जितने भी प्रकार के बच्चे वहां पर आ रहे हैं उन सभी का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। उन सभी का क्या करना है? सम्मान करना है। ये कहती है क्या? समावेशी शिक्षा। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक नहीं, सभी प्रकार की शिक्षाओं का जो है हमें प्रबंध करना है। जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवादी विचार बनाना, ये तो गलत ही हो जाएगा। हमें तो उनके बारे में रूढ़िवाद विचार नहीं बनाना है, बल्कि उनके बारे में अच्छे विचार बनाने हैं। ठीक है, गढ़े गढ़ाए थोपे हुए विचारों को जो है हमें लेकर नहीं चलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। पठन वैकल्य यानी कि जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा तंत्रिका है, न्यूमेरिकल विकार है, जिसे कहेंगे कि बच्चे को लिखने और पढ़ने दोनों में प्रॉब्लम आती है। यानी कि वो पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, और लिखेगा गलत तो वो पढ़ेगा भी गलत। ठीक है, जैसे कि कोई सिमिलर वर्ड्स होते हैं तो उसको उनमें लिखने में और पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जो सेम दिखाई देते हैं खासकर। ठीक है, तो जैसे कि बी को डी के रूप में लिखना, जैसे वो बी है उसको डी के रूप में लिखता है और उसको पढ़ता भी ऐसे ही है। जैसे 21 को 12 के रूप में लिखना, तो कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो पठन वैकल्य डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं तो उनको इस तरीके से जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको लिखने और देखने में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म है, ऑटिज्म दैट मीन्स कि उनको मतलब अकेले रहना पसंद होता है, वो दूसरों के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, संचार नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आसानी से किसी की बात को समझने में प्रॉब्लम आती है, ग्रहण करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र में चुनौती की जा सकती है। यानी कि अगर ऐसा बच्चा है कोई तो उसको किस काम को करने में जो है चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, या फिर सूचना को याद रखने में चुनौती, या फिर स्थूल तथ्यात्मक कौशल में चुनौती। देखो उसे जो है प्रॉब्लम आएगी कहाँ पर, चीजों को जो है ग्रहण करने में और जो है कम्युनिकेट करने में, दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने में। क्योंकि ऐसा बच्चा अपने आप को अलग थलग वो रहेगा, अकेला रहना वो पसंद कर रहा है, तो उसके पास में मतलब ज्ञान की भी कमी होगी, कम्युनिकेशन की भी कमी होगी, तो उसे चीजों को एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में उसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपना रेगुलर काम अच्छे से करते हैं। सूचना को याद रखने में, ऐसे बच्चे तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं आएगी इस तरह की। स्थूल गत्यात्मक कौशल में, अरे उसे चलने फिरने उठने कूदने में क्या दिक्कत आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर सुनने में हो, देखने में हो, बोलने में हो, चलने में हो, तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को यहाँ पर दिव्यांगता कहेंगे। जो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? सफल समावेशन यानी कि वो विद्यालय तक पहुंच पाए, अपनी कक्षा तक पहुंच पाए, उसमें बैठ पाए, बच्चों के साथ घुल मिल पाए, आसानी से उतर चढ़ सके। ठीक है। तो सब काम आसानी से कर सके, तभी तो उसको सफल समावेशन का मतलब ही यही है कि कंप्लीटली बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, उसे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है। तो वो कब होगा? जब विद्यालय की जो बिल्डिंग होगी वो एक्सेसिबल होगी। ठीक है। एक्सेसिबल बिल्डिंग बनानी है, यानी कि सुलभ अवसंरचना या फिर इमारतें एक विद्यालय को बनानी चाहिए। अगर नॉर्मल बच्चों के लिए चढ़ने के लिए स्टेयर्स है, सीढ़ियां है, तो बगल में एक ऐसी स्लिप भी बनानी चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी डिसेबल है तो अपनी गाड़ी से जिस तरीके से भी वो आता है, रिक्शा से, तो वो उसको आसानी से लेकर विद्यालय की बिल्डिंग में एंटर कर पाए। ठीक है। तो ये सुलभ अवसंरचना या फिर इमारतें, एक्सेसिबल बिल्डिंग उन्हें बनानी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? कौन सा अभ्यास, यानी कि कौन सी एक्सरसाइज कराए जो विविध अधिगम प्राथमिकता वाले, जो विविध मतलब तरीके से पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को शामिल करने में सहायक होगा? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि हम चाहते हैं कि जो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विविध अधिगम वाले हैं, जो विविध अधिगम मतलब कई तरीकों से सीखने को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर हम उन बच्चे को शामिल करना चाह रहे हैं, तो हमें आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना होगा, ताकि मतलब जो आसपास की, कहने का मतलब यह है कि जो परेशानियां हैं, जो अड़चने आती हैं, हमें उन्हें कम करना होगा, तभी जो है ये सफल अधिगम हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहले करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि किस सिद्धांत पर आधारित, यानी कि कई सारे उपागम हैं, जैसे कि 8 प्रकार के उपागम हैं, तो उन 8 प्रकार के उपागम में से वो कौन सा उपागम ऐसा है जो ऐसी कक्षा का निर्माण करता है जहां पर विद्यार्थी स्वयं करके, स्वयं पहल करके और चर्चा में सक्रिय होके स्वयं से भागीदारी करके सीखते हैं? तो वो कौन सा मतलब उपागम आधारित होगा? व्यवहारवादी बच्चे तो खुद व्यवहार के माध्यम से, दूसरे के व्यवहार के माध्यम से उसको अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है। अनुकरण, इमिटेशन, दूसरों को देखकर जो है सीखना। सामाजिक संरचनावादी उपागम ऐसा है जिसमें बच्चों को ग्रुप स्टडी करवाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व भी रहता है, पहल करके सीखता है, एक्टिव रहता है, और इसको कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, इसको भागीदारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है। एक दूसरे को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। ठीक। तो इस तरह से अगर बच्चे एक दूसरे को ज्वाइन करके, भागीदारी करके सीख रहे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जो कक्षा है किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संरचनावादी। ठीक है। किस पर? सामाजिक संरचनावादी, वाइगोत्स्की सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग कब मानी जाती है? मुख्य रूप से ज्ञान का जोगतो उत्पन्न करना। अगर हम एज इट इज पढ़ा देंगे तो क्या वो मीनिंगफुल होगा? तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित, यानी कि इर्रिलीवेंट करके पढ़ाया जाए,
तो क्या तब वो मीनिंगफुल माना जाएगा? तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों को अधिगम को नियंत्रित किया जाए। अगर हम मतलब कंट्रोल करके उनको पढ़ाएंगे तो क्या वो मीनिंगफुल होगा? तब होता है जब विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया उसमें शामिल हो। सीधी सी बात है कि हम उन्हें विश्लेषण करना भी सिखाए, उस पर तर्क करना भी सिखाए, समस्या समाधान भी सिखाए कि कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कैसे सोल्व करोगे। तो ये जो सब सिखाना है, ये सार्थक अधिगम, मीनिंग लर्निंग उनकी कहलाएगी, मीनिंगफुल लर्निंग कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं करती है? अगर 2020 की हम देखें तो उसमें क्या विशेषता है? वो संरचनात्मक समझ पर जोर देती है, वो योगात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है, वो पाठ्यक्रम में वृद्धि पर जोर देती है, या फिर प्रौद्योगिकी के उपयोग में उसने कमी पर जोर दिया है। वो संरचनात्मक पाठ्यक्रम पर जोर देती है, बिल्कुल सही है। वो योगात्मक मूल्यांकन पर नहीं, सतत मूल्यांकन पर जोर देती है। वो पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं, पाठ्यक्रम को जो है उसको क्या बोलेंगे, कम करने को, या फिर जो है वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, पाठ्यक्रम मतलब कुल मिलाकर यह है कि पाठ्यक्रम की वृद्धि पर वो जोर नहीं देती है, प्रौद्योगिकी के उपयोग की कमी पर नहीं बल्कि उसके बढ़ावे पर जोर देती है कि और ज्यादा बच्चों को जो है टेक्निकली रूप से जो है चीजों को सिखाया जाए। तो हमारा 2, 3 और 4 एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? अगर अभी प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास को देखें तो एक होता है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क और एक होता है गोल ओरिएंटेड वर्क। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में तो ये होता है कि आपको गोल ओरिएंटेड पहले समझ लेते हैं। गोल ओरिएंटेड में आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 बच्चों को मैदान में उतारा गया और उनको दौड़ना है ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए। तो एक बच्चे को तो उसने गोल अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे ट्रॉफी प्राप्त करनी है, ठीक है, उसका गोल हो गया ट्रॉफी प्राप्त करना, जीतना। दूसरे बच्चे का है, ये होता है जिसे हम महारत हासिल करना कहते हैं। तो महारत हासिल करने वाले बच्चे का होता है कि मुझे ट्रॉफी मिले ना मिले, मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं आज कुछ सीख कर जाऊं। तो महारत हासिल करने का इन दोनों में से कौन सा अच्छा मतलब होता है? अगर हम देखें तो दोनों में से अच्छा होता है कौन सा? महारत हासिल करना। कि अपना मतलब लक्ष्य ओरिएंटेड बिहेव नहीं करना चाहिए, मतलब जीत और हार से मतलब नहीं होना चाहिए, इनाम से मतलब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि उस काम में दक्षता को प्राप्त करना। ठीक है, तो किसी विशेष रुचि में के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना और महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, विद्यार्थियों की जो लर्निंग है उसको बढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, या फिर रट कर याद करने पर बल देना चाहिए, या फिर निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर बच्चों के पूर्व ज्ञान के संबंध से जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन एकदम सही है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग हो वो सुसाध्य हो, वो मीनिंगफुल हो, उसे अच्छे से समझ में आए, तो हमें उसके पूर्व ज्ञान को, जो बच्चे के पास में पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उससे कनेक्ट करके, उससे जोड़कर हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ना कि उसमें डर पैदा करके, ना कि उसे रट्टा लगवा के, ना कि उसे जो है निष्क्रिय रूप से। तीनों के यहाँ पर जो है नकारात्मक होंगे, नेगेटिव माने जाएंगे, ये यहाँ पर जो है पॉजिटिव माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? यानी कि हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत से कंफ्यूजन उनमें क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सी उनमें भ्रांतियां होती हैं। जैसे बहुत से हम बचपन में, हमें भी भ्रांति थी कि अगर हम पेंसिल का छिलका छील के दूध में भिगो के उसको रख देंगे तो सुबह रबड़ बन जाएगी, है? तो ये भी भ्रांति थी। इस भ्रांति को कैसे दूर करेंगे? तो इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए क्या होता है कि रटने और याद करने के लिए बहुत सी उन्हें विषय वस्तु दे दो, तो ये इससे भ्रांति दूर होगी? नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियां बनाओ कि गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो जाए, मतलब उनके धारणाएं गलत बननी बंद हो जाए, या फिर भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर उन्हें देने चाहिए, ताकि वो खुद प्रयोग करके देखे और उनकी भ्रांति ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी।
ठीक है। विद्यार्थियों के पूर्व मान्यताओं के वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है, उन पर गौर करनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक होगा? यानी कि विद्यार्थियों के बीच आपको बताना है कि किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में क्या सहायक होगा, यानी कि उनके लर्निंग को अच्छा बनाना, अच्छा मतलब संरचनात्मक समझ उनमें पैदा हो और उनकी लर्निंग सुसाध्य यानी कि मीनिंगफुल बने, तो कौन सा तरीका सही रहेगा? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास या फिर दंड। तो चर्चा और संवाद यहाँ पर उनके बीच में डिबेट हमें करानी चाहिए, ताकि बच्चे डिस्कशन के माध्यम से संरचनात्मक सोच यानी कि एक कड़ी से जुड़कर दूसरी कड़ी मतलब क्लियर होती चली जाए, तो संरचनात्मक सोच उसको हम कहते हैं। ठीक, इस तरीके से उनमें समझ पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रभावी अधिगम, इफेक्टिव लर्निंग हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किसको सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को स्थायी मानने की धारणा को, क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा को, या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना को, या फिर हीनता की भावना को। तो सीधी सी बात है, अगर हम इफेक्टिव लर्निंग चाहते हैं तो हमें बच्चों को बताना होगा कि जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे बढ़ाया जा सकता है, और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है आपको सिर्फ एक बार नहीं, जब तक वो सोल्व ना हो जाए उसको सोल्व करते रहना चाहिए। क्षमता को स्थायी नहीं मानना चाहिए, प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें पैदा नहीं करना चाहिए, हीनता की भावना तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरणा, देखिए मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, मोटिवेशन दो तरीके से बच्चों को मोटिवेशन करके हम पढ़ा सकते हैं, चीजों को सिखा सकते हैं। एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जब इंटरनल की बात करें तो बच्चा अपने मतलब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, जब बच्चा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी शांति के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए कोई कार्य करता है, ना कि किसी के कहने पर, ना कि किसी के जोर जबरदस्ती पर, ना कि किसी इनाम को जीतने के लिए। ठीक है, जब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए, या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर वो कोई कार्य कर रहा है, तो वो आंतरिक रूप से प्रभावित है। लेकिन अगर बच्चा इनाम जीतना चाहता है, अगर बच्चा ट्रॉफी जीतना चाहता है, अगर उसे पैसे का लालच है, उसे किसी दंड से बचना है, उसे किसी दबाव से बचना है, जब वो इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करता है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये बाह्य है क्योंकि इसे दंड से बचना है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, बच्चे को ज्ञान प्राप्त करना है, यहाँ बाहर से कोई भी चीज उसे प्रेशराइज नहीं कर रही है, उसे तो ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए वो अंदर से मोटिवेटेड है। प्रतियोगिता जीतने के लिए जब आप शतरंज सीखना है, आपको सिर्फ प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना है, तो ये कैसा है? ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। साथियों को प्रभावित करने के लिए भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो भी जो है आप एक्सटर्नल मोटिवेटेड हो। ठीक, तो आप बात समझ गए होंगे। बाकी ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन के उदाहरण है, लेकिन इंटरनली अगर आप मोटिवेटेड है तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित फिल इन द ब्लैंक्स के इस्तेमाल से विद्यार्थियों को उपलब्धि में फिल इन द ब्लैंक्स होने की संभावना है। तो प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों को उपलब्धि में कमी होने की संभावना है। अगर हम रिलेवेंट पढ़ाएंगे तो उपलब्धि में यानी कि अचीवमेंट में कमी नहीं आएगी, वृद्धि होगी। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से विद्यार्थियों को उपलब्धि में कमी नहीं आएगी, वृद्धि होगी। सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार से, सामाजिक बहिष्कार के इस्तेमाल से विद्यार्थियों को उपलब्धि में सुधार होगा, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा।
ठीक है, इसमें जो है मतलब कटौती होगी, घटौती होगी, ठीक। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों को उपलब्धि में क्या होगी, वृद्धि होने की संभावना है। तो हमने 30 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, आपको बताना है। और कितने क्वेश्चन, कितना आपका स्कोर बना है, वो मुझे जो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो इसी के साथ में चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेवल के साथ में। इसके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेवल को। अभी तक हमने 2 पेपर को डिस्कस कर लिया है 2021 के। तो आपका स्कोर कैसा रहा, कैसे आपको क्वेश्चन लगे, कितना आपकी तैयारी की जरूरत है, तो मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।